हेलो चैंपियंस, कैसी है एसएसटी की तैयारी। अब देखो एसएसटी के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा सिलेबस है यार, बहुत ही ज्यादा बड़ा सिलेबस है। 21 चैप्टर्स हैं और इनको रिवाइज करने बैठोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ना कि इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये टाइम मैंने मेरा लगाया और आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की है जिसके अंदर कि हम लोग सोशल साइंस का फुल सिलेबस एक बार में ही रिवाइज कर लेंगे और एज हम लोग चार्ट फॉर्म में करेंगे, जिससे कि आपको ना अच्छे से याद हो जाए और आपको फिर से रिवीजन करने की ना जरूरत पड़े। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करें ना, उससे पहले आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने ना इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो कि भैया आप है ना इतना अच्छा पढ़ाते हो। तो आपके कमेंट्स के लिए ना आज अभी टाइम बताऊं क्या हो रहा है। आज अभी टाइम हो रहा है 3 बज रखे हैं, पूरी रात भर बैठ करके मैंने ये आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है जिससे कि आप लोगों को एक अच्छी मिल पाए। तो उसके लिए आप लोगों का जो प्यार है वो बहुत ही ज्यादा है, तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। अब इसके बाद में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे और इंपॉर्टेंट बातें ही हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे जो आता है वो आता है कि सबसे फर्स्ट जो पॉइंट यहां पे है वो है कि नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, कि 1789 के अंदर नेशनलिज्म आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना वो है नेपोलियन सिविल कोड। नेपोलियन सिविल कोड कब आया था? ये आया था 1804 के अंदर, कि नेपोलियन जब आया था तो सभी लोगों ने उसका वेलकम किया था। अब जब उसका वेलकम किया था फिर उसके बाद में उसने रूल करना स्टार्ट किया तो लोगों को पसंद नहीं आया, तो नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया था और नेपोलियन मर गया था 1815 के अंदर। तो उस टाइम के ऊपर उसका जो साम्राज्य है वो खत्म हो चुका था। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है इसी के अंदर है कि इसी के साथ में क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन मिड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रीटी इन वेनम। वेना के अंदर किस तरीके से ट्रीटी हुई थी, 1815 की बात है। तो क्या क्या इसमें पॉइंट थे? तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था वो था कि बॉर्बन डेंसिटी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस, कि यहां पर जो बॉर्बन डेंसिटी थी उसने अपनी पावर को फिर से रिस्टोर कर लिया था। एंड रिस्टोर द मोनार्क दैट वाज ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, और जो नेपोलियन आया था, नेपोलियन ने जो मोनार्की को उठा करके फेंक दिया था वो वापस से उसमें रिस्टोर हो गया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो हमारा इंसान है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसान है, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका की नाम है वो है ग्युसेपे माजी। अब ग्युसेपे माजिन जो है इनका जन्म हुआ था 1807 के अंदर, और इन्होंने क्या किया था, इट फाउंडेड द यूरोप इन बेरेन। बेरेन में इन्होंने क्या करा था कि यूरोप को फाउंड किया था। एंड इन्होंने फाउंड किया था यंग इटैली को मार्शलिज में। मार्शलिज में इन्होंने इसको फाउंड किया था। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि इन्होंने यूरोप को भी फाउंड किया था और यंग इटैली को भी फाउंड किया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो था वो था 1830 से लेकर के 1848 तक। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ? सबसे पहले जो जुलाई 1830 थी, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो बॉर्बन किंग थे ऑफ अ फ्रांस ओवरथ्रोन एंड द मोनार्की सेटअप, की जो बॉर्बन किंग थे फ्रांस के उनको हटा दिया गया और वहां पे मोनार्की को सेटअप किया गया। देन फिर इसके बाद में जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है इसमें क्या क्या हुआ था, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेटिव ट्राइज टू कंट्रोल ओवर द पीपल्स एंड द कंट्री बट फीलिंग ऑफ अ नेशनलिज्म वाज सो स्ट्रांग दैट इट स्प्रेड इन द नेशन। कि भैया यहां पर जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन था इस टाइम के ऊपर जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने चाहा कि लोगों के ऊपर राज कर लेते हैं, कंट्री के ऊपर राज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम तक लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं बहुत ही अच्छे तरीके से जाग चुकी थी। लोगों को उस टाइम के ऊपर आजादी चाहिए थी, तो इसीलिए जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो इसमें सफल नहीं हो पाए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि यहां पर बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और इसी के अंदर क्या होता है कि जो बेल्जियम है वो हट जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आती इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1845 की। 1845 में क्या होता है कि वीवर्स इन द सेलिसियन रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड द रॉ मटेरियल, और इसके बाद में 1845 के अंदर जो हमारे वीवर्स हैं, वीवर्स के रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि किस तरीके से उन्होंने कब रिवोल्ट करना स्टार्ट करा था। तो रॉ मटेरियल के उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट करा था वो करा था 1845 में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट डेट आती है वो आती है 18th ऑफ मई 1848।
तो 18th ऑफ मई 1848 में क्या होता है कि ऑल द जर्मन नेशन असेंबली टुक्स प्लेस एंड द 831 रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाता है। बट यहां पर जो एरिस्टोक्रेट्स हैं वो इस बात को ओपोज करते हैं। ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी के अंदर कोई डेट मेंशन होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये याद रखना कि 18th ऑफ मई 1848 के अंदर जर्मन नेशनल असेंबली ने 831 रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया था, और उसके बाद में जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड थे उनको यहां पर क्या हुआ था, उनको आपने बोल सकते हो कि ओपोज किया गया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट्स। ये सब क्या था, अगर एग्जाम के अंदर ये आए तो आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आपको लिखना है कि फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी यूरोप पॉपुलेशन की जो थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, यूरोप की पॉपुलेशन। फिर इसके बाद में सेकंड जो था कि यहां पर जॉब्स काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई थी, जॉब नहीं थी लोगों के पास में। एंड राइज ऑफ फूड प्राइसेस, यहां पर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइम के ऊपर जो था, जब ये वॉर वगैरह हो रहे थे, तो यहां पे जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिससे कि जो कॉमन मैन है उसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। फिर इसके बाद में आता है कि शॉर्टेज ऑफ फूड की, यहां पर जो खाने की है वो भी कमी होने लग गई थी, लोगों के पास में खाने को खाना नहीं था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स एंड द वीवर्स, और यहां पर जो लोग है ना वो रिवोल्ट करने लग गए, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, जो वीवर्स हो गए, ये सभी रिवोल्ट करने लग गए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती हैं दो इंपॉर्टेंट डेट हैं वो ये हैं, यहां पर ध्यान में रखना, वो ये है कि 1861 और जो 1871 है। 1861 के अंदर क्या होता है कि विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज अ प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, मतलब कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली से जो इटली बना था उसके जो किंग थे उनका नाम था वो था विक्टर इमैनुअल सेकंड। और वहीं पर ही जो पर्शियन किंग है विलियम फर्स्ट, जो कि प्रोक्लेम टू बी एम्परर ऑफ जर्मनी, एम्परर ऑफ जर्मनी बने थे 1871 के अंदर, पर्शियन किंग विलियम वन। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर किस तरीके से लोगों के अंदर देशभक्ति, या फिर आप बोल सकते हो कि किस तरीके से उनको आजादी पाने की एक आग उनके अंदर जली। तो यहां पे सबसे पहला आता है क्वेश्चन, भी यहां पे यही बनता है कि व्हाट इज द सिचुएशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया में क्या सिचुएशन बनी थी। तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहले बोलेंगे कि एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो ये हुआ था कि टैक्स इंक्रीज हो गया था, और उसी के साथ में इनकम टैक्स को भी इस टाइम पर रिड्यूस कर दिया गया था। इस वजह से क्या होता था कि जैसे कि इनकम टैक्स आया तो यहां पर हार्डशिप टू अ कॉमन मैन हो गया, कि जो कॉमन मैन था उसको पैसे ज्यादा देना पड़ रहा था, तो उसके लिए यहां पे समस्या होने लगी। जब ये हो रहा था तो इसी के साथ में क्या होता है कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी इंक्रीज, और इसी के साथ में जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी भी प्राइस इंक्रीज होती है, जिस वजह से फिर से जो आम आदमी है वो परेशान हो जाता है। फिर इसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फोर्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम द विलेजेस, की विलेजेस से क्या होता है कि जो भी 18 प्लस के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर 18 प्लस के बच्चे होते हैं उनको फोर्सफुली आर्मी के अंदर भर्ती कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो ये है कि 1918 से लेकर के 1919 और 1920 से लेकर के 1921 तक दो चीजें होती है, एक होता है क्रॉप फेलियर, दूसरा होता है फेमिनिज्म। अब जब फेमिनाइज होता है तो फेमिनाइज के अंदर क्या होता है कि मिलियंस ऑफ पीपल्स डाइड हो जाते हैं। अब जब सब कुछ ये सब हो रहा था ना तो इसी के साथ में फसल भी नहीं होती और उसी के साथ में भूखमरी भी फैल जाती, जिससे कि लाखों करोड़ों लोग उस टाइम के ऊपर मर जाते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सत्याग्रह। अब देखो सत्याग्रह क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग बात करते हैं। तो सत्याग्रह स्टार्ट कैसे हुआ था, तो देखो गांधी जी आए थे इंडिया, ठीक है, और जो उनके टीचर थे उन्होंने उनको कहा था कि देखो बेटा कि अगर तुम्हें ना ये चाहते हो कि तुम्हारा इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, तुम्हें भी एक इंडिपेंडेंस मिले, तुम लोग भी आजाद हो, तो तुम्हें ना लोगों से मिलना है, लोगों को मिल करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, जिससे कि वो लोग तुम्हारे साथ में जुड़ेंगे, फिर तुम पूरे देश को एक साथ जोड़ सकते हो। गांधी जी ने ऐसा ही किया। तो गांधी जी ने यहां पे एक चीज लॉन्च करी थी, वो करी थी सत्याग्रह। अब सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह का प्रिंसिपल क्या था, सत्याग्रह का प्रिंसिपल ये था कि इफ द कॉज इज ट्रू, कि अगर आपका जो कॉज है वो सही है, एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, और इनजस्टिस के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हो, देन देयर इज अ नो फिजिकल फोर्स रिक्वायर्ड, कि अगर आपको जीतना है तो आपको उसके अंदर फिजिकल फोर्स की रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर किसी ऑपरेसर के अगेंस्ट आप कुछ करना चाह रहे हो, कोई एक एक्ट वगैरह कर रहे हो, तो वहां पर आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में यहां पर कौन से सत्याग्रह हुए थे, तो सबसे पहले गांधी जी गए थे बिहार में 1917 के अंदर, चंपारण गए थे बिहार में। और जब ये चंपारण गए तो इन्होंने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इन्होंने
इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, कि जो भी एक ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट में इन्होंने इंडिगो वर्कर्स को हेल्प किया, उनको उनका हक दिलवाया और उनके लिए वहां पे सत्याग्रह किया। जब ये किया फिर इसके बाद में जाते हैं 1917 के अंदर खेड़ा गुजरात में जाते हैं, और गुजरात में क्या करते हैं, गुजरात में करते सपोर्ट्स द पीजेंट्स अफेक्टेड बाय द प्लेग एपिडेमिक बाय टैक्स रिलैक्सेशन। तो देखिए होता क्या है कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब ये जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अच्छी फसल नहीं हुई होती है, वहां पर उस टाइम के ऊपर अच्छा फसल नहीं होता है, तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बोलते हैं कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कैसे देंगे, तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी बोलते हैं कि भैया टैक्स तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। उन लोगों के साथ में जाते हैं, सत्याग्रह करते हैं और उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल करवाते हैं, उनको टैक्स रिलैक्सेशन दिलवाते हैं। फिर इसके बाद में जाते हैं 1918 के अंदर एग्जैक्टली 4 महीने बाद में जाते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर क्या करते हैं, कॉटन मिल जो वर्कर्स हैं वो हमारे ही इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट में उनको सही ढंग से वेजेस नहीं मिलती, उनसे एक्स्ट्रा टाइम करवाया जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम उनकी होती है, तो ये भी वहां पे जाके सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो बनता है रॉलेट एक्ट क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग जो रॉलेट एक्ट है इसको डिफाइन करते हैं कि एक्ट, दिस इज द एक्ट विच गिव्स द एनॉर्मस पावर टू अ गवर्नमेंट टू सप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पुट इन द जेल फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। तो देखो ये जो रॉलेट एक्ट था इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी को जो गवर्नमेंट है वो आकर के किसी से भी बंद करवा सकती है और किसी को भी जेल में डाल सकती है 2 साल के लिए बिना किसी रीजन के। तो ये यहां पर गांधी जी को लगा कि यार ये तो इतना बेकार लॉ है, इस लॉ को हटाना चाहिए। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी को ये चीजें पसंद ही नहीं आती, गांधी जी को इनजस्टिस अच्छा ही नहीं लगता, तो इसलिए गांधी जी क्या करते हैं कि गांधी जी अपोज दिस लॉ बाय द नेशनल हड़ताल ऑन द 6th of April 1919 को। वो एक नेशनल हड़ताल रखते हैं जिसके अंदर की पूरे देश के अंदर हड़ताल होती है, नॉन वायलेंस रैलीज निकलती है, नॉन वायलेंस सब कुछ होता है। लेकिन यहां पर 10th of April 1919 को क्या होता है, अमृतसर जो पुलिस है वो फायर कर देती है पीसफुल पोजीशन के ऊपर, कि भैया सिंपल सा पीसफुल चल रहा था, लोग कोई भी मारपीट नहीं हो रही थी, नॉन वायलेंस हो रहा था। लेकिन क्या होता है कि अमृतसर जो पुलिस है वो उनके ऊपर फायरिंग कर देती है। अब ये हो गया था जिस वजह से लोग भड़क गए थे एक बार। फिर इसके बाद में क्या होता है, एक और इंसिडेंट होता है। वो क्या होता है, वो होता है 13th of April 1919 को जो फेमस इंसिडेंट है वो है जालियनवाला बाग इंसिडेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम के अंदर मैप में भी ये आ सकता है। तो ये जो इंसिडेंट था इसको लीड कौन कर रहा था, एक ही था इंसान, डाकू था, डाकू ही करते गुंडा करते, तो यहां पर भी डाकू था, तो इसका नाम हम लोग याद रखेंगे जनरल डाकू। अब जनरल डाकू ने यहां पर जालियनवाला बाग इंसिडेंट किया था, जिस वजह से इसने क्या किया था कि ओपन फायर कर दिया था, जिस वजह से पूरे देश आग बबूला हो गया था। अब जब बहुत ज्यादा हो गया, सबसे पहले तो 10th of April को हो गया, अमृतसर पुलिस ने फायर कर दिया, फिर सेकंड 13th of April को हो गया। तो यहां पे क्या होता है कि जब ये सब कुछ होता है ना, तो देखना अभी लास्ट के अंदर आगे क्या होगा। लेकिन यहां पे बीच में एक और जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है खिलाफत मूवमेंट। देखो खिलाफत मूवमेंट को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे वो ध्यान से सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट जो था वो था 1919 से लेकर के 1924 तक था। अब ये क्यों बनाया गया था, तो बेसिकली हुआ क्या था कि डिफीट ऑफ ऑटमैन जो कि टर्की है उसके किंग थे, उनकी हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, जिससे कि रूमर फैलने लग गया, रूमर्स टू डिसरेस्पेक्ट द खलीफा। अब यहां पे खलीफा क्या है, खलीफा क्या होता है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर स्पिरिचुअल हेड होते हैं, सभी अपने स्पिरिचुअल हेड की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसी अफवाहें फैलने लग गई कि जो उनके स्पिरिचुअल हेड है उनका मजाक उड़ाया जाएगा, और इसी वजह से क्या होता है कि एक प्रोटेस्ट होता है, सभी क्या करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं जिससे कि ये सब ना हो। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे फिर खिलाफत मूवमेंट होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर डिफीट हो जाते हैं ऑटमन किंग जब डिफीट हो जाते तो रूमर्स फैलने लग जाते कि उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाएगा, खलीफा एज ए मतलब कि वो खलीफा है, खलीफा की रेस्पेक्ट होती है तो उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब जब ये प्रोटेस्ट होता है तो इंडिया के अंदर भी ये प्रोटेस्ट होता है। अब इंडिया के अंदर ये प्रोटेस्ट कौन करता है, तो इन इंडिया मार्च 1919 के अंदर बॉम्बे में ये खिलाफत कमेटी बनती है। इसके जो हेड हैं वो 2 लोग होते हैं, एक तो होते हैं मोहम्मद अली और एक
एक होते हैं शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट को लीड करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब देखो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है इसका क्या लॉजिक था और ये क्यों आया था। तो गांधी जी का मानना ये था कि ये जो ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉर्पोरेशन की वजह से कर रहे हैं। अगर हम लोग कॉर्पोरेट करना बंद कर दें तो आज के आज ही इनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी ने एक स्टार्ट किया था, वो क्या था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ था, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर सबसे पहला हुआ था कि सरेंडर ऑफ अ गवर्नमेंट टाइटल्स, जितने भी गवर्नमेंट टाइटल्स थे उनको सरेंडर कर दिया जाए, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाएगी, ये था। फिर सेकंड था कि बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और स्कूल्स वगैरह को बायकॉट कर दिया जाए, यहां पे स्टूडेंट्स वगैरह नहीं जाएंगे। ये दो इसके मेन प्रिंसिपल थे, मतलब कि प्रिंसिपल नहीं, इसको अप्लाई करने के लिए दो चीजें कही गई थी। अब इसके बाद में टाउन्स के अंदर किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो टाउन्स में जो पार्टिसिपेशन हुआ था कि स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल एंड कॉलेज, स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा किया कि अपने देश के लिए उन्होंने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। अगर आपको मौका मिलता तो क्या आप लोग करते, यस और नो में जवाब देना। कि अगर आपको आज कह दिया जाए कि तुम्हें तुम्हारे देश के हित के लिए तुम्हें स्कूल छोड़नी है, तो क्या तुम एक भी सेकंड सोचोगे, एक भी सेकंड सोचोगे? तुम एक भी सेकंड मत सोचना, अपने देश के लिए स्कूल छोड़ देना, ठीक है, और कॉलेज भी छोड़ देना अगर कॉलेज में हो, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लॉयर्स गेव अप द प्रैक्टिसेस। जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपना बलिदान दिया, प्रैक्टिस वगैरह करना बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया। और उसी के साथ में टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था। काउंसिल इलेक्शन भी बायकॉट हो गए थे, ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम के अंदर अगर ये लिखो तो इसको अंडरलाइन कर देना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन द बॉनफायर। और हम लोग ऐसे हैं, हम इंडियंस ऐसे हैं कि हमारे जब ईगो पर बात आती है, हमारे देश पर बात आती है ना, हमारा देश हमारी आन बान शान होता है, और उसी को यार उसी को आजाद करवाने के लिए हमें ना फिर बहुत कुछ बलिदान दे दिया। हमने बलिदान दे दिया हमारे कपड़े। हम क्या करते थे कि बहुत बड़ा एक ढेर लगा देते थे जितने भी फॉरेन के क्लोथ थे, और उनके अंदर आग लगा देते, ठीक है। और वहीं से ही वो ब्रिटिशर्स गुजरते थे और देखते थे कि हमारी तो ये इज्जत करते हैं, तो हाई नहीं, उनकी इज्जत करनी नहीं थी हमें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि लिमिटेशंस क्या क्या थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि जो खादी कपड़ा था ना वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए उसको जो पुअर लोग थे वो खरीद नहीं पाते थे, तो उनको मजबूरी में वही कपड़ा खरीदना पड़ता था, फॉरेन क्लॉथ। फिर इसके बाद में आता है कि एनसीएम स्लो था सिटीज के अंदर। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि यहां पे क्या होता है कि जैसे कि एब्सेंस ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट एंड द टीचर जॉइन बैक, कि भैया यहां पे क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर उतने इंस्टीट्यूशन नहीं थे, उनके अलावा ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ही थे। अब जब आपने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया तो अब आपके पास में कुछ है ही नहीं, पढ़ने को भी नहीं है ना आपके पास में पढ़ाने को है, और आपको अपना खर्चा निकालना है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें फिर से वहां पे जाना पड़ता है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस से जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है इसको 1922 के अंदर कॉल ऑफ कर दिया था, मतलब कि इसको बंद कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? देखो यहां पे एक इंसिडेंट होता है। अब जैसे कि पहले क्या हुआ, एक तो 10 अप्रैल को अमृतसर पुलिस ने फायर कर दिया, 13 अप्रैल को क्या हुआ, जालियांबाग इंसिडेंट हो गया। अब यहां पर लोग भड़क चुके थे, लोगों के अंदर आग आ चुकी थी कि बस अब अगर इन्होंने कुछ गलती करी तो ये खत्म है। तो यही होता है चोरा चोरी में यूपी में क्या होता है कि 1922 में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चलता है बाजार में। याद रखना कि बाजार के अंदर होता है, जो कि एक वायलेंट क्लैशेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पुलिस के साथ में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट यही वेट कर रही थी कि कब ऐसा हो, जैसे कि आप समझो कि जैसे कि ना दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो बैठ करके देखता है कि ये गलती करे फिर मैं इसको वहीं पर ही पीट दूं। तो एग्जैक्टली यही होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बस बैठी थी कि कहीं ना कहीं कोई गलती करे, और ये गलती हमसे हो गई कि चोरा चोरी में हम लोगों ने पुलिस के साथ में भिड़ गए, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हमने तबाह कर दी, आग वगैरह लगा दी थी। तो इससे क्या हुआ कि सीधा उनको इतनी पावर मिल गई कि जितने भी जो दंगे में थे उन सभी को उठा करके उन्होंने क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। तो ये सबसे बड़ी उनकी समस्या हो गई थी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब जब ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था कि गांधी जी ने बोला कि यार तुमने ना ये वायलेंस कर दिया और वायलेंस मुझे पसंद नहीं था, तो गांधी जी का दिल टूट गया। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद किया। फिर इसके बाद में इन्होंने स्टार्ट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि था आफ्टर कॉलिंग ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब ये क्या था, किस लिए स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था कि कॉलोनियल लॉज वर ब्रेक डाउन, कि यहां पर जो कॉलोनियल लॉज थे उनको ब्रेक डाउन करने का इसका मोटिव था, जो कि बेसिकली सॉल्ट लॉ था।
अब सॉल्ट लॉ को क्यों ब्रेक करना था? क्योंकि देखो सॉल्ट एक एसेंशियल कमोडिटी है जो कि हर कोई कंज्यूम करता है, चाहे से वो अमीर हो गरीब हो, तो उसका कोई भी चार्ज या फिर उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग राइट भी नहीं था, ना ही आप उसको यूज कर सकते हो, तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर इसके बाद में इसका एक और पार्ट था कि फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया गया, टैक्स को भी नहीं पे किया गया। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके अंदर की पे नहीं किया गया? नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट ये है कि सिविल जो लिक्विड शॉप्स थे उनको भी पैक्टिल्ट कर दिया गया था। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है फेमस दांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च जो है, इसको ध्यान रखना कि ये स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को, और एंड कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पे एंड हुई थी, स्टार्ट हुई थी साबरमती से। अब इसके अंदर कितने वॉलंटियर्स थे? 78 वॉलंटियर्स थे, 240 माइल्स की थी। और ये क्या था, इस मार्च का क्या एम था? इसका मार्च का एम था कि ब्रेक द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग इट, कि इसको डांडी के ऊपर जा करके समुद्र के पानी को गर्म करके वहां पे नमक बनाना, इसका बेसिकली रूल था, मतलब कि इसका मोटिव था, जिससे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो सके। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्किल रूट्स। क्या होते हैं स्किल रूट्स? को हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्किल रूट्स पॉइंट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेस्ट बाउंडेड चाइनीज कैरी ऑन्स अलोंग विद दिस रूट। कि भैया सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा स्किल रूट है इसकी इंपॉर्टेंस थी वेस्ट बाउंडेड जो चाइनीज कार्गो थे उनके लिए। देन फिर इसके बाद में आता है कि वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड द कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड एंड लिंकिंग द एशिया एंड द यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका। और इसका काम क्या था? इसका काम था कि एशिया को यूरोप के और नॉर्थ अफ्रीका के साथ में लिंक करने का काम था इस सिल्क रूट का। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कि द लॉ अलाउिंग द गवर्नमेंट, जो कि यूके की गवर्नमेंट है उसको अलाउ करती थी टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ अ कॉर्न एंड दिस इज नोन एज द कॉर्न लॉ। कि ये एक ऐसा लॉ था जिससे कि क्या था कि जो यूके की गवर्नमेंट थी उसको ये राइट मिल जाता था कि वो है ना रेस्ट्रिक्ट कर सकती है इंपोर्ट को, कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो कोई भी कॉर्न को, एंड इसी लॉ को कहा जाता है कॉर्न लॉ। अब इसके बाद में क्या होता है? आफ्टर दिस लॉ food prices becomes too high due to which the industrialist and the town peoples are unhappy। अभी इसी से क्या होता है कि आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो और आप उतना खुद से बना भी नहीं पा रहे हो, तो इस केस के अंदर उसकी प्राइस बढ़ेगी। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो लोग क्या खुश होंगे? क्या लोग खुश होंगे कि भैया 10 रुपए की चीज आज 20 रुपए की होगी, तो क्या लोग खुश होंगे? लोग तो दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर भी होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोग हैं वो यहां पे दुखी हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंडियन ट्रेड कॉलोनाइजेशन। इंडियन ट्रेड और कॉलोनाइजेशन में क्या होता है? तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि कॉटन फ्रॉम द इंडिया एक्सपोर्टेड टू यूरोप, की जो कॉटन है वो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप को, एंड द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट to the India was a much higher than the value of a British import from the India। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट होते हैं ना, जैसे कि इंडिया को एक्सपोर्ट होता है और एज कंपेयर टू जो इंडिया से होता है, मतलब कि एक तो इंडिया के अंदर होता है और एक इंडिया से होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये समझो मेरी बात। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं इस स्टेटमेंट को। तो यहां पर ये क्या है, इसको हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं कि द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू द इंडिया was a much higher than the value of the British import from the India। कि जैसे कि मान लो कि ब्रिटिश अगर इंडिया के अंदर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी वो प्राइस बहुत ज्यादा लेते थे, और वहीं पर ही एज कंपेयर टू जो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं ब्रिटिश में, उसकी प्राइस वो कम दे रहे थे। एंड दिस ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस, कि इसी से क्या होता है कि ब्रिटेन के पास में एक ट्रेड सरप्लस आ जाता है विद इंडिया। तो यहां पे ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो एग्जाम के अंदर आ सकता है कि हाउ डज द ट्रेड सरप्लस ऑफ ब्रिटेन विद इंडिया, तो आप ये लिखेंगे। फिर इसके बाद में आते हुए ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड क्या है? ब्रेटन वुड एक बेसिकली होटल का नाम है यूएसए के अंदर। अब ये इतना फेमस क्यों है? इतना फेमस इसलिए है बिकॉज हियर, मतलब कि ब्रेटन वुड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF को इसमें एक तरीके से आप बोल सकते हो कि साइन किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन क्रिएटेड अ डिप्रेशन, कि यहां पर
इसी टाइम के ऊपर क्या होता है कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होने लग जाता है, बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ऐसा डिप्रेशन नहीं जैसे कि आप लोग दुखी हो रहे हो ना कि क्या करूं कैसे करूं, तो ऐसा डिप्रेशन ही, ऐसा डिप्रेशन कि जिसके अंदर की हमारी इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, हमारा जो हम जो आउटपुट चाहते हैं, हम जो ग्रोथ चाहते हैं वो नहीं मिल पा रही, तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन। फिर इसके बाद में आता है कि मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट लोन थ्रू द यूएसए। अब देखो क्या होता है कि इस केस के अंदर लोगों के पास में पैसा नहीं होता, तो वो लोग क्या जाते हैं, यूएसए के पास में जाते हैं और यूएसए से बोलते हैं कि भैया पैसा दे दो, और यूएसए पैसा देता है। स्टार्टिंग के अंदर यूएसए के पास में पैसा होता है, लेकिन जैसे ही यहां पर ग्रेट डिप्रेशन आता है, तो ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद में क्या होता है कि पूरी पूरी दुनिया के पास में पैसा नहीं होता और लोन नहीं चुका पाते। लोन नहीं चुकाने से क्या होता है कि जो यूएस आगे बढ़ करके पैसे दे रहा था, अब उसको पैसे वापस ही नहीं मिले, जिस वजह से यूएस के बैंक्स जो थे वो काफी सारे बैंकरप्ट हो गए थे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि वाई इंडस्ट्रियलिस्ट रेफर द हैंड लेबर ओवर द मशीन्स, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मशीन क्यों नहीं खरीद रहे थे, हैंड लेबर को ज्यादा काम में क्यों लेते थे। उसके हैं 4 रीजन। सबसे पहला रीजन है कि एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आई थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सेकेंड था उसका कॉस्टियर रिपेयर, की अगर मान लो कि मशीन है, मशीन तो खराब होती रहती है, तो अगर खराब होगी तो उसका रिपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल था। एंड देन फिर इसके बाद में आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ अ चीप लेबर, और जो लोग थे वो क्या होते हैं कि गांवों से शहरों की तरफ जा रहे थे कि उनको कोई रोजगार मिलेगा, जिस वजह से क्या था कि बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, तो जब लोग ज्यादा होंगे तो वो कम में भी पैसे में भी काम करने के लिए तैयार होंगे। तो वही यहां पे होता है कि ज्यादा लोग होने की वजह से उनकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, चीप लेबर अवेलेबल होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेंज ऑफ द प्रोडक्ट बाय द हैंड लेबर बट यूनिफॉर्म विद द मशीन्स, के यहां पर एक बहुत ही एडवांटेज हैंड लेबर ये होता है कि इससे रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और वहीं पर ही जो मशीन होती है उससे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिफॉर्म एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डॉन ऑफ अ सेंचुरी। ये है हमारी एक पेंटिंग से रिलेटेड, ध्यान में रखना वो ये है कि ईटी पॉल इन 1900 ने ये ड्रॉ किया था। एंड ये किसकी पिक्चर है, ये है गॉडेस लाइक फिगर है, जो कि है एक एंजल ऑफ अ प्रोग्रेस, कि मतलब कि प्रोग्रेस की वो परियां होती है ना, वह है ये, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि बिहाइंड हर द साइन ऑफ अ प्रोग्रेस सच एज द रेलवे, प्रिंटिंग प्रेस एंड कैमरा मशीन्स वगैरह उनके पीछे हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि इंडिया प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री इंक्रीज, की इंडिया का जो प्रोडक्शन है, ये यहां पर इंडिया नहीं आएगा, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर वो कैसे इंक्रीज हुआ था। तो सबसे पहला तो यहां पर आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि वो आता है कि डिक्लाइन ऑफ अ मैनचेस्टर इंपोर्ट ड्यू टू द वॉर, कि हमारे इंडिया के अंदर जो वॉर है उसकी वजह से मैनचेस्टर इंपोर्ट नहीं हो पाते, तो इसीलिए हमें हमारा खुद का कपड़ा लेना होता है, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज के अंदर बूम आने लग जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि डिमांड ऑफ द इंडियन मिल्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मैनचेस्टर क्लॉथ आ नहीं रहा, तो इंडियन मिल्स के ही हमें कपड़े पहनने होंगे, तो इंडियन मिल्स की डिमांड बढ़ जाती है। एंड डिमांड फॉर द आर्मी इंडियन फैक्ट्री प्रोवाइड्स अपॉन द सप्लाई वॉर, की यहां पर सिंपल सी बात यह है कि वॉर के लिए बुलाया गया, कि वॉर के लिए सामान चाहिए, वॉर के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, तो उस केस के अंदर भी इंडियन मिल्स को ही बुलाया गया था, क्योंकि जो दूसरी मिल्स थी वो तो सिर्फ और सिर्फ वॉर की कंडीशंस या फिर वॉर की फुलफिलमेंट में ही लग गई थी। और फिर इसके बाद में आता है कि न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, और इसी के साथ में नई फैक्ट्रीज भी सेटअप होती है, जो पुरानी फैक्ट्रीज हैं उनमें ओवर टाइम होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्रोक्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ अ कॉटन एंड द स्किल टेक्सटाइल जो है इंडिया वीवर से लेती है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब सबसे पहले तो हम लोग इसका रीजन देंगे, वो देंगे एक तो मोनोपोली राइट है, दूसरा रीजन है कि अपॉइंटिंग द गोमतास को अपॉइंट करने का मतलब ये है कि वो सीधा व्यूअर्स के भी साथ में कनेक्शन कर रही थी, बीच में जितने भी जो आप बोल सकते हो कि दलाल वगैरह थे उनको हटा दिया गया था। फिर इसके बाद में आता है कि यूज ऑफ पावर है, यूज ऑफ पावर करती थी कि अगर लोग नहीं मान रहे तो उनको मनवाने का काम, जो नहीं मान रहा था उसको पुलिस फोर्स वगैरह भिजवा करके ये काम करते थे, ऐसा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रिंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर प्रिंट मतलब प्रिंट इन चाइना। तो चाइना के अंदर प्रिंट कैसे हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे कि इन द 16th ऑफ सेंचुरी,
चाइना वॉज द वन ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूसिंग अ प्रिंटेड मैटर ऑन अ लार्ज स्केल। 16th सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ चाइना एक ऐसी कंट्री थी जो कि प्रोड्यूस कर रही थी प्रिंटेड मैटर को एक लार्ज स्केल के ऊपर। इनिशियली द टेक्स्ट बुक ओनली फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज की इनिशियली जो टेक्स्ट बुक होती थी वो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए होती थी। एंड फिर इसके बाद में आता है कि प्रिंट इन यूरोप, यूरोप के अंदर प्रिंट कैसे होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर रीच्ड द यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। और जो यूरोप के अंदर जो चाइनीज पेपर हैं वो किससे आते हैं, वो आते हैं सिल्क रूट से। देन फिर इसके बाद में 1905 के अंदर मार्को पोलो जो है वो एक ग्रेट एक्सप्लोरर होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इटली में। ठीक है, इटली के अंदर कौन इंट्रोड्यूस करता है, किसको करता है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को करते हैं। कौन करते हैं, मार्को पोलो करते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि प्रिंट एंड द रोल ऑफ चिल्ड्रन की, प्रिंट और बच्चों का क्या रोल होता है। तो इसके अंदर जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बुक चाहिए होती है, तो यहां पर जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी हो जाती है, जिस वजह से बुक्स फॉर द चिल्ड्रन फ्लडेड द मार्केट। जो कि जैसे कि मान लो कि आप स्कूल जा रहे हो, आपको है ना बुक चाहिए होती है, तो जो बुक का मार्केट है वो फ्लड हो गया है, बहुत सारी बुकों की डिमांड आने लग गई है। और इसी के साथ में क्या होता है कि टेक्स्ट बुक फॉर द चिल्ड्रंस आर द हैवी टास्क फॉर द पब्लिशर एंड द मेनी हाउसेस आर एस्टेब्लिश। और यहां पर एक बच्चों की बुक बनाना काफी ज्यादा एक हैवी टास्क हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इमेजेस भी होती थी और बड़े बड़े लेटर्स भी होते थे, तो ये सबसे बड़ा काम हो जाता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि वुमेन्स का क्या रोल था। तो वुमेन्स जो हैं उनको एटिकेट्स की और जो हाउस कीपिंग की बुक्स हैं वो उनके लिए बनाई गई। तो यहां पर वुमेन्स का भी एकदम से वुमेन्स को भी इंटरेस्ट आने लग गया पढ़ने के अंदर। फिर उसके बाद में इसी वजह से क्या होता है कि वुमेन्स की वजह से भी प्रिंटिंग के अंदर बूम आता है। और इसी के साथ में इसके कुछ जो इंटरेस्टिंग जो आप बोल सकते हो कि ऑथर हैं, नोवेलिस्ट हैं, जैसे कि जैन ऑस्टिन हो गया, जॉर्ज एलॉइट हो गया, ये सारे के सारे वेल नोन नोवेलिस्ट हैं। अब इसके बाद में हम लोग करते हैं ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी को ध्यान से समझना भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले तो ये चार्ट आप याद रखो कि जो चार्ट है इसके अंदर ये जो आप लोगों को दिया हुआ है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल और एक होते हैं ह्यूमन्स। और जो नेचुरल है इनमें रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और रिन्यूएबल के अंदर कंटिन्यूअस, बायोलॉजिकल, नेचुरल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। आपको सिंपल से दो याद रखना है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और साइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन से बेसिस के ऊपर इनको क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को याद रखना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। दीज आर द रीन्यूड और द रिप्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल और द केमिकल और द फिजिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल के लिए हो गया सोलर एनर्जी, हो गया विंड एनर्जी, हो गया एक ऐसी रिसोर्सेज जो कि ऑटोमेटिकली रीन्यू हो सकते हैं नेचर में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं दिस रिसोर्सेज टेक्स द मिलियंस ऑफ द इयर्स इन देयर फॉर्मेशन, कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको बनाने के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, इसमें आता है वो ये है, देखो यहां पर इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है ये क्यों जरूरी है। तो हम लोग इसमें बोलेंगे, इसमें हम लोग कहेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स द मेजर टेकन फॉर द प्रॉपर मैनेज ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज अ जूडियस एंड द प्लान्ड यूज ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज नॉट ओनली फुलफिल आवर प्रेजेंट डे डिमांड्स बट आल्सो द बेनिफिट द फ्यूचर जनरेशन की। जैसे कि अगर आज आप अपने जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ में आप अपने फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनको भी अच्छे से फुलफिल करते हुए डेवलपमेंट करते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी उन्हें भी ये चाहिए होगा। और यही यहां पे होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आई थिंक आगे डेफिनेशन होगी, लेकिन अब यहां पे आपको ध्यान में ये वाली टेबल रखनी। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर ध्यान से देखो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है और जो रेड सॉइल है, तीन का एग्जांपल लेते हैं। अब इनकी
इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इनकी फॉर्मेशन होती है सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स ड्यूरिंग द कोर्सेज बाय देयर लॉन्ग जर्नी, कि भैया बहुत ज्यादा उनकी लंबी जर्नी होती है तो वो उससे उसके साथ में फॉर्म होती है। अब इनका क्या होता है, मतलब कि इनके मेन फीचर आप याद रखना कि इसके अंदर कौन सा मेन फीचर होता है। मेन फीचर से क्वेश्चन आ सकता है अगर आप एग्जाम के अंदर आ जाए कि एक्सप्लेन दिस टाइप दैट टाइप, तो यहां पे आपसे सिंपल से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें ना आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कि एलुवियल सॉइल किधर है, आइडेंटिफिकेशन के, तो ठीक है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप इसके मेन फीचर के अंदर याद रखेंगे कि मेन फीचर इसका क्या है, वो है एक तो वेरी फर्टाइल है जो कि कवर करती है 40% ऑफ एरिया इंडिया के अंदर। उसी तरीके से जो ब्लैक सॉइल है वो है सेल्फ प्लगिंग क्वालिटी होती है, होल्ड्स द मॉइस्चर व्हेन वेट, की ये मॉइस्चर को काफी ज्यादा अच्छे से होल्ड कर लेती है। और उसी के साथ में जो हमारी रेड सॉइल है, रेड सॉइल होती है कोर्सर होती है, पोरस होती है, एंड इसी के साथ में क्या होता है कि डू नॉट रिटेन मॉइस्चर रिक्वायर्स फर्टिलाइजर, और ये मॉइस्चर को नहीं रख पाती है इसलिए इसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको लिखनी है। ये आपको कंटेंट, जैसे कि मेन कंटेंट क्या है इसमें, पोटास और लाइम है, और इसके अंदर क्या है, रिच इन लाइम, आयरन, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और कैल्शियम, इन सभी में ये रिच है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको देख लेना, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा और टाइम है आप लोगों के पास में कम। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास में सोइल इरोजन, की सोइल इरोजन क्या होता है। तो सोइल इरोजन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि रिमूवल ऑफ अ सॉइल ड्यू टू द हैवी रेनफॉल एंड द स्ट्रॉन्ग विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। की भैया सिंपल सी बात यह है कि एक जगह से दूसरी जगह का सॉइल का रिमूव होना, कि जैसे कि सॉइल आपने देखा होगा कि जब आंधी चलती है तो आंधी के साथ में जो हवा है, मतलब सॉइल है, वो ऐसे उड़ती जाती है, तो यही जो रिमूवल है इसी को ही कहा जाता है सोइल इरोजन। एंड सोइल इरोजन मार्क द लैंड अनसुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर एंड लैंड सो डेवलप्ड इज कॉल्ड द बैड लैंड। कि भैया अगर ऐसी जो सॉइल है जिसके अंदर की काफी ज्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है तो वो जो लैंड है वो सुटेबल नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लैंड यूटिलाइजेशन का। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड की क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरीके से हम लोग इसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ अ लैंड की क्यों हो रही है हमारी लैंड इतनी ज्यादा डिग्रेड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह कि ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, की यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों है ओवर ग्रेज करवा देते हैं, एनिमल्स से बहुत ज्यादा चरते हैं, या फिर जो मतलब कि एनिमल्स के लिए ज्यादा चारा वगैरह बनाने के लिए इसको किया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डिफॉरेस्टेशन, हम लोग, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, उसको हम लोग कम करने के बजाय क्या कर रहे हैं कि हम लोग फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ लगाते नहीं है, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। दूसरा आता है कि केयरलेस मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, केयरलेसली हम लोग फॉरेस्ट्स को मैनेज ही नहीं करते, सरफेस माइनिंग करते हैं, मिनरल प्रोसेसिंग हो गया, डिपोजिशन ऑफ जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि मान लो कि इंडस्ट्री से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं। अब इंडस्ट्रीज इसलिए क्योंकि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप कर रहे हैं ना, तो इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके बाद में आता है सॉइल कंजर्वेशन। देखो सॉइल कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेरेस फॉर फार्मिंग, सेकंड आता है कि प्लगिंग ऑफ अ ग्यूलेज बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चेक डैम्स, एफोरेस्टेशन हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अ शेल्टर बेल्ट ऑफ अ बेल्ट्स ऑफ अ प्लांट हो गया, फिर उसी के साथ में कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग नहीं करना है, स्टेबलाइजेशन ऑफ अ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग द थॉर्नी बुशेस, और फिर उसी के साथ में प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ वेस्टलैंड, और उसी के साथ में control on the mining activities and proper discharge and the disposal of industrial effluents and the waste। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। सिंपल से आपको पॉइंट लिखने इनके अंदर, अगर मैं समझाऊं ना तो भी क्या समझाऊं, इसके अंदर समझाने लायक कुछ है ही नहीं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, जो यहां पर ये देखो, ये मत पढ़ना सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैंड पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहां पर जो आता है इंपॉर्टेंट में वो आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं कि डेंजर ऑफ एन द एक्सटिंक्शन, मतलब कि बस वो जो स्पीसीज हैं वो कुछ ही बची हैं और वो जल्दी ही खत्म होने वाली हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। इसके एग्जांपल हैं वो है ब्लैक बक हो गया, इंडियन वाइल्ड ऐश हो गया, ये सब एग्जांपल है इंडेंजर्ड स्पीसीज की। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वनरेबल स्पीसीज। वनरेबल स्पीसीज क्या होती है? वनरेबल स्पीसीज को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज मतलब कि वनरेबल स्पीसीज आर दोज स्पीसीज हुज पॉपुलेशन
डिक्लाइन टू अ सच लेवल दैट लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, कि भैया उनकी जो पॉपुलेशन है इतनी है कि बस वो थोड़ा टाइम और अगर निकल गया, इसी तरीके से चलता रहा तो वो इंडेंजर्ड में चली जाएंगी। इसका एग्जांपल है ब्लू शिप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है। लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा हमारा एंडेमिक स्पीसीज से आने वाला है। ये ध्यान में रखना कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ओनली फाउंड इन द सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय द नेचुरल और द बायोलॉजिकल बैरियर। भैया सिंपल सा, ये वहां पर पाए जाते हैं जहां पर कि एक स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे कि जो निकोबार पिजन है वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। उसी के साथ में मिथुन है, मिथुन कहां पे पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो ऐसी स्पीसीज जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में मिले उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। अब उसके बाद में आता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो कि नॉट फाउंड इन द एरिया दैट दे फाउंड और ऑन मतलब कि एंटायर अर्थ की एक ऐसी स्पीसीज जो कि पहले थी लेकिन अभी वो इस टाइम के ऊपर नहीं है, तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी स्पीसीज को हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इसका एग्जांपल है पिंक हेड डक, जो है वो अभी बिल्कुल भी नहीं बची हैं हमारी अर्थ के ऊपर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि कॉजेज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ अ फ्लोरा एंड फना, कि हमारे क्या रीजन है कि जो हमारा फ्लोरा और फना जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों को भूख लगती है, तो भूख लगते तो डिमांड बढ़ते, तो डिमांड बढ़ने से एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होता है। और फिर इसके बाद में माइनिंग होती है, माइनिंग इसका दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट रिसोर्सेज हो गए। और जो चौथा रीजन है वो है अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, कि यहां पर जो रिच पीपल्स है ना वो चीजों को ले जाते हैं और जो पुअर पीपल्स है वो उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो ये भी एक इसका सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से जो फ्लोरा और फना है वो एक तरीके से खत्म होती जा रही है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहां पर हमारे पास में द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये एक्ट क्या बोलता है, दिस एक्ट एम ऑफ अ प्रोग्राम वाज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग द हंटिंग एंड गिविंग द लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट। कि भैया सिंपल सी बात यह है कि सरकार को भी समझ में आ गया कि जो वाइल्ड लाइफ है ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो इनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो सिंपल सा ये जो एक्ट है उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है जिससे कि जो उनकी रिमेनिंग स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड में ना चली जाए, उनकी हंटिंग को बैन कर दिया जाता है जिससे कि उनको जो पॉपुलेशन है वो खत्म ना हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेशन देखो कि वाटर स्केर्सिटी क्या होता है। तो हम लोग वाटर स्केर्सिटी को डिफाइन करते हैं कि वाटर स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन वेयर इन द एडवोकेट वाटर इज नॉट अवेलेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट इन द डिफरेंट यूजेस। ब्रॉडली स्पीकिंग वाटर स्केर्सिटी मे बी कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज या फिर अनइक्वल एक्सेस ऑफ अ वाटर अमंग द सोशल ग्रुप्स। भैया सिंपल सी बात यह है कि वाटर स्केर्सिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास में पानी नहीं होता कि आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो पाएंगी। और ये किस वजह से हो सकता है, ये तीन रीजन दिए गए हैं। एक तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, दूसरा हो गया एक्सेसिव यूज हो गया, तीसरा होगा कि अनइक्वल एक्सेस ऑफ अ वाटर, की जो रिच पीपल्स हैं वही उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें इसके पीछे की हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपके पास में क्वेश्चन जो है वहां से है वो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो यहां पर मल्टीपर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट है उसमें ध्यान रखना कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होता क्या है। अ डैम और अ सीरीज ऑफ डैम आर बिल्ट ऑन अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टू सॉल्व द पर्पस। कि क्या क्या पर्पस इससे सॉल्व होता है, मतलब कि डैम को कंस्ट्रक्ट क्यों किया जाता है। तो आप इसको उसमें भी लिख सकते हो कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ मल्टी रिवर प्रोजेक्ट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि कंट्रोल ऑन द फ्लड एंड ड्रॉट, फ्लड और ड्रॉट के ऊपर हम लोग इसका कंट्रोल कर सकते हैं। चेक द सॉइल इरोजन, हम लोग जो सॉइल इरोजन है उसको भी रोक सकते हैं। प्रोवाइड्स द वाटर फॉर द इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड द इनलैंड नेविगेशन एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द रिक्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ फिशरीज। ठीक है,
देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इसका अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें होंगी, तो नेगेटिव फीचर्स क्या क्या है मल्टी रिवर प्रोजेक्ट वैली प्रोजेक्ट के। तो हम लोग इसके जो नेगेटिव हैं वो बोलेंगे। सबसे पहला तो यह है कि अफेक्ट्स द रिवर नेचुरल फ्लो कोजिंग द पुअर सेडिमेंटल फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वोयर रिजल्टिंग इन द रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड द पुअर हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एक जो नेचुरल फ्लो है उसको ये इफेक्ट करती हैं, जिस वजह से जो है पुअर सेडिमेंट फ्लो होता है और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन का या फिर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है जिससे कि रॉक बॉटम होने लग जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द एक्वेटिक फना टू माइग्रेट एंड स्पेशली फॉर स्पॉनिंग एंड आल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड द सॉइल। फिर इसके बाद में आता है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड हैज, फिर इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है कि हैज चेंज टू द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एन द मैनी रीजन। ये इसके नेगेटिव फैक्टर हैं जो कि आपको याद रखना है। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक सैलिनेशन ऑफ अ सॉइल, ये इसके नेगेटिव एग्जांपल हैं जो कि इसकी वजह से होते हैं मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट की वजह से। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है भैया, जैसे कि आप ना बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट से उनको फुलफिल करने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हो क्योंकि वो एक प्योर फॉर्म में आता है। तो यहां पर आते हैं कि गुल्स एंड कुल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर द एग्रीकल्चर, मतलब कि क्या है, ये गुल्स और कुल्स को यूज किया जाता है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हिमालयन में एग्रीकल्चर के लिए। एंड फिर इसके बाद में आते हैं कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर द ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। अब देखो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर डेजर्ट एरिया ज्यादा है, तो राजस्थान के अंदर जब डेजर्ट एरिया है ना तो वहां पर पीने की पानी की भी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल्स डेवलप्ड द इंडवेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। तो यहां पर क्या होता है कि जो बंगाल्स के पीपल्स हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक इन्यूडेशन का जो चैनल बना रखा है जिससे कि वो अपने फील्ड्स को इरिगेट करते हैं। फिर इसके बाद में एक और है वो है कहाडिन्स इन जैसलमेर एंड जोहड़ास इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान की। सिंपल सी बात है, ये नाम है, इनके नाम याद रख लेना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोगों को क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कितने तरीके की फार्मिंग होती है। जैसे कि इसमें हो गया प्रिमिटिव फार्मिंग, हो गया इंटेंसिव फार्मिंग, हो गया कमर्शियल फार्मिंग, हो गया ये सब की आपको डेफिनेशन एक बार अच्छे से देख लेनी है, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में आते हैं इनके क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम लोग देखते हैं। इसमें है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है कि सिंपल द क्रॉप्स ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ अ मॉनसून एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर और द अक्टूबर। मतलब सिंपल सी बात यह है कि खरीफ मतलब कि जो सावन के महीने में हम लोग क्रॉप को लगा दे और उसको हम लोग हार्वेस्ट कब कर ले, सितंबर अक्टूबर में। इसके बाद में जो जैसे कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो होती हैं उनका नाम है जैसे कि पैडी हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। एंड इंपॉर्टेंट रीजन कौन से इसके वो है यहाँ पर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र अलोंग विद द यूपी एंड बिहार। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, रबी क्रॉप्स जो हैं वो सोन इन विंटर की सर्दियों में लगाई जाती हैं फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन अ समर फ्रॉम द अप्रैल टू जून। और इनको जो है कि भैया सर्दियों के अंदर लगाया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में और इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल से जून के महीने में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या होते हैं, शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स। सिंपल सा समर मंथ्स के अंदर ही आप लोग इसको करते हो और इसकी ज्यादा लंबा नहीं होता, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कोकम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया या फिर फूडर क्रॉप्स जो हैं वो सब इस टाइम पर आती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो ये है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडरेट द एग्रीकल्चर, कि क्या क्या एफर्ट्स हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो यहां पर आपको है ना ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ये वाली टेबल को अच्छे से याद रखना है कि जो राइस है, राइस के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, कौन से उसके मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, क्योंकि
एग्जाम के अंदर ये मैप बेस्ड में आ सकते हैं, तो इसीलिए ये टेबल दे रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो बस, ठीक है, इसको रट लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डबल पार्ट में देख लो, चलो ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया आपका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई साहब। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है मिनरल्स एंड द एनर्जी रिसोर्सेज, कि ये जो है मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर आपको कौन से पॉइंट पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो रखना है मोड ऑफ अकरेंस जो है, इसमें आपको याद रखना है कि फेरस और जो नॉन फेरस मिनरल्स है इनको याद रखना है। तो सबसे पहले फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, फेरस मिनरल्स में सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, वो याद रखेंगे आयरन ओर और टाइप्स ऑफ द आयरन ओर जो कि इंडिया के अंदर मिलते हैं, एक तो होता है मैग्नेटाइट और एक होता है हेमेटाइट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि आयरन ओर के बेल्ट्स कहां कहां पर हैं, एक तो है उड़ीसा के अंदर जो कि झारखंड बेल्ट है, दूसरा है दुर्ग बस्त्रा जो कि चंद्रपुर बेल्ट है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्नीज का, मैग्नीज कहां पर होता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर एंड द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। कहां पे यूज में लेते हैं हम लोग इसको, 3 जगह पर यूज में लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने में, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में और पेंट्स को बनाने में, और उड़ीसा है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बाद में जो आता है वो आता है नॉन फेरस मिनरल्स। अब देखिए नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कि कॉपर है। अब कॉपर का क्या क्या यूज होगा, कॉपर को यूज हम लोग किस लिए लेते हैं, कॉपर का यूज हम लोग लेते हैं वायर बनाने में, क्योंकि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसलिए इसका यूज लिया जाता है मेनली वायर को फॉर्म करने में। अब आपको यहां पे याद ये नहीं रखना कि क्या है, आपको सिंपल से याद रखना है कि कौन से स्टेट में ये सबसे ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन एमपी में हो गया, झारखंड में हो गया, और जो खेतड़ी माइंस हैं राजस्थान में हो गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में बॉक्साइट। बॉक्साइट की क्या मतलब कि बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंट ओर है, ये कहां पे मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलता है उड़ीसा है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स, कौन से माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हैं ये हो गया। ये क्या हो गया बीच में, व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट, ये हम लोग देखेंगे, लेकिन ये बीच में ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं एनर्जी मिनरल्स, को ध्यान से देख लेना कि ये कौन से होते हैं, जैसे कि कोल है, कोल का टाइप्स इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ कोल हैं, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एंथ्राइट हो गया, ये सब क्या है, ये सब कोल के टाइप्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोल, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ अ पेट्रोलियम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पेट्रोलियम इन इंडिया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सिंपल सा अगर आपको देखना है कि भैया कुछ हमें बता दो कि इंपॉर्टेंट और इनके यूजेस, तो आप लोग एक तो आयरन ओर का देख लेना, और उसके बाद में आपको कॉपर ओर का देख लेना है, और उसी के साथ में बस बॉक्साइट का देख लेना। इन 3 के अलावा किसी के भी देखने की जरूरत नहीं है। ये देखना कि कौन से स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होता है, इनका यूज क्या क्या होता है, और हमारा जो वर्ल्ड है उसके अंदर क्या पोजीशन है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों तो देखना ही है कि कौन सा स्टेट इनको प्रोड्यूस करता है और इनका क्या यूज होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ये वाली टेबल को मत देखना, ये आपके काम की नहीं है, ये फालतू की टेबल है, मतलब कि थोड़ी अगर आप एनटीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते तो काम में आती, लेकिन अभी तो आप लोग बोर्ड्स की कर रहे हो। तो यहां पर आता है कि मिनरल्स आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और रीन्यूड, सो वी शुड यूज द मिनरल्स अ वेरी प्लांट वे, सो द वेस्टेज इंक्रीजिंग हैज रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम एंड एक्सपोर्ट शुड बी अ लेस एंड सब्स्टिट्यूएंट शुड बी यूज्ड। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स का कंजर्वेशन करना जरूरी है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो क्रिएट नहीं किए जा सकते और ना ही उनको हम लोग फिर से रीन्यू कर सकते, तो इसीलिए हमें ना इनको स्मार्ट वे के अंदर यूज में लेना है, तो इसीलिए ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपके पास में इंपॉर्टेंट है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने का क्या है स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि वी शुड यूज मोर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन द इंडिविजुअल व्हीकल्स टू सेव पेट्रोल, कि हमें ना पेट्रोल को बचाना है एज कंपेयर टू कि हम लोग पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हैं, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज में लेना चाहिए। एंड वी शुड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जब भी वो यूज में नहीं आ रही है तो आपको स्विच ऑफ कर देना है। एंड वन शुड यूज द पावर शेयरिंग डिवाइसेज, और आपको पावर सेविंग डिवाइसेज को यूज में लेना है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो। एंड टू चेक एनी वेस्टेज, चेक द प्रॉपर पावर इक्विपमेंट रेगुलरली, और सिंपल सा बात है कि अगर आपके जो इक्विपमेंट है वो खराब ना हो, इसीलिए उनको आप कंटिन्यूअस टाइम के ऊपर चेक करते रहें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन सिंपल सी होती है कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू ए यूजफुल गुड। अगर एक भी कोई भी जो रॉ मटेरियल है उसको गुड्स में कन्वर्जन होता है तो वो यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है।
तो अब आती है यहाँ पर सबसे फर्स्ट और सबसे इसकी ही डेफिनेशन जो कि होती है मैन्युफैक्चरिंग की, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल गुड। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो शुगर केन होता है, अब शुगर केन क्या है यहाँ पर, वो है एक रॉ मटेरियल। अब शुगर केन से जो कन्वर्जन होगा शुगर में, तो ये क्या हो गया, ये पूरी प्रोसेस जो हुई शुगर केन से शुगर में कन्वर्जन, ये होती है पूरी मैन्युफैक्चरिंग। देन फिर इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या होती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? होती है कि इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कराने में हेल्प करता है। रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं उनकी मतलब कम करता है, कि डिपेंडेंस उसके ऊपर कम करता है, क्योंकि ये इस सेक्टर के अंदर जॉब्स प्रोवाइड करवाता है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर जॉब प्रोवाइड करवाता है। तो जो लोग हैं वो खेती पर कम निर्भर होते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ एंड द मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपेंड द ट्रेड एंड द कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीड्स फॉर एंड द फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर जब हम अच्छे से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर के देश में बेचेंगे। जब बाहर भेजेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा ट्रेड होगा, मतलब कि हमारा व्यापार होगा। जब व्यापार होगा तो उससे हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज होगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एन द एक्रेडिशन ऑफ एन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अ कंट्री। अगर कोई भी कंट्री होती है जिसके अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, तो उस देश के अंदर ना तो यहाँ पर आएगा कि बेरोजगारी होती है, ना ही वहाँ पर गरीबी होती है। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज इंक्रीज करती हैं तो वो क्या करती है, अपने साथ में एम्प्लॉयमेंट लाती हैं, उनके साथ में जॉब्स आती हैं, सभी सेक्टर में आती हैं, प्राइमरी में भी आती है, सेकेंडरी में भी आती है, टर्शियरी में भी आती है, तीनों सेक्टर्स में जॉब आती है उस कंट्री में, और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। और इससे क्या दो काम कंप्लीट होते हैं, वो होता है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का, और एक उसके साथ में पॉवर्टी के काम खत्म होते हैं। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर कंट्रीज। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म दियर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ एन दी हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। और जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी है वो लाई करती है इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देन फिर इसके बाद में आता है कि क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का एक नेशन की इकोनॉमी में। तो अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप ये पॉइंट एज इट इज भी लिख के आएंगे तो भी आपको इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले। जैसे कि अभी ए पॉइंट है, अब इसके अंदर बोला गया कि द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एंड 17% ऑफ जीडीपी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी इज वेरी लो इन इंडिया एज कंपेयर टू ईस्ट एशियन कंट्री। तो अब आपको इसमें जो इस पॉइंट के अंदर आपको इतनी सी बात याद रखनी है, आपको रटना नहीं है। आप अगर नोट्स बनाओ तो इसमें लिखना है कि जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसमें कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बस ये पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है और उसमें इंडिया का सबसे कम है। इतनी सी लाइन के अंदर ये पॉइंट होना चाहिए और इसको अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि द नेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, जो कि NMCC होता है, हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू टेक द अप्रोप्रिएट पॉलिसी टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देन फिर इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं वो आता है यहाँ पर जो फैक्टर्स है जिनके ऊपर इंडस्ट्रियल लोकेशन डिपेंड करती है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके चारों के चारों फैक्टर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जितनी भी, जैसे कि अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें, स्टील इंडस्ट्री की बात करें, सभी के अंदर बेस्ट अगर आपको नहीं आ रहा ना, तो आप इन चारों पॉइंटों को लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हर कोई चाहता है कि चीप हो और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो, चाहे से फिर वो स्टील इंडस्ट्रीज हो, जूट इंडस्ट्री हो, कॉटन इंडस्ट्री हो, सभी चाहते हैं। तो ये पॉइंट सभी के लिए एप्लीकेबल है। और लेबर का कॉस्ट भी सबसे सस्ता होना चाहिए ताकि वहां पर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए, तो ये भी सभी चाहते हैं। तो ये भी हम सभी में लगा देंगे कि कौन से फैक्टर है जिनके साथ में होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगर पावर की बात करें, पावर कंटिन्यूस होनी चाहिए और चीप अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कैपिटल वाला तो आप हर एक इंडस्ट्री के अंदर लगा सकते हो कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है, कि जैसे कि नेसेसरी फॉर द इंटायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए हर एक के लिए रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं इंडस्ट्रीज़ को सेटअप होने के लिए, कि कई जगह पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पर सेटअप नहीं हो पाती। लेकिन
कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो कि उनको सपोर्ट करती हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। अब एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इट इज़ अ बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इन अ सिटी फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन रहता है सभी इंडस्ट्रीज के बीच में, इसको ही यहाँ पर एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इसके अंदर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करा गया कि बेसिस के ऊपर है। सबसे पहला जो बेस है वो है यहाँ पर रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल किस तरीके से अवेलेबल होगा। सबसे पहले आता है वो आता है आर्गो बेस्ड। आर्गो बेस्ड का मतलब ये हो गया कि इसके नाम से क्लियर है कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होगा। एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है तो इसमें क्या होंगे कि एग्रीकल्चर मतलब कि खेती से ही हम इसमें सामान लेंगे, जो कि आ जाएगा इसमें कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क इंडस्ट्री होगी, रबर इंडस्ट्री होगी, ये सब क्या आएंगे, ये आएंगे आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर इसके बाद में अगर बात करें मिनरल बेस्ड की, तो मिनरल बेस्ड के अंदर आएगा आयरन, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज आएंगी। फिर इसके बाद में मेन रोल की अगर बात करें तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके अंदर क्या आता है, कॉपर हो गया, कॉपर स्मेल्टिंग हो गया, आयरन स्मेल्टिंग हो गया, और फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया। ये सब किस में आएंगी बेसिक और की इंडस्ट्रीज में। फिर इसके बाद में आती कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, कंज्यूमर इंडस्ट्री वो होती हैं जो कि कंज्यूमर के लिए काम करती हैं, कि आप लोग कंज्यूमर हो, अब आप लोगों को चीनी चाहिए तो चीनी तो आप खुद तो बनाओगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी एक इंडस्ट्री होगी जो कि आप लोगों के लिए चीनी बना रही है। तो वो जो इंडस्ट्री है वो क्या होगी, वो होगी कंज्यूमर बेस्ड, की कोई फिर पेपर बनाने लग गया, कोई फैंस बनाने लगा, कल को आपने कहा कि मेरे को तो पेन चाहिए तो फिर पेन की भी एक इंडस्ट्री लगा दी। तो इस तरीके से कंज्यूमर बेसिस के ऊपर होती है। फिर इसके बाद में अगर ओनरशिप पर बात करें तो ओनरशिप में 4 तरीके की इंडस्ट्री होती है। सबसे पहली होती है पब्लिक सेक्टर होता है, इसमें सेक्टर होता है, ये याद रखना, इंडस्ट्री नहीं होती, पब्लिक सेक्टर होता है, जिसमें कि वेल हो गया, सेल हो गया, ये जो है ये पब्लिक सेक्टर है। फिर इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर हो गया, जॉइंट सेक्टर हो गया, कॉर्पोरेटिव सेक्टर हो गया। 4 सेक्टर होते हैं जो कि बेसिस के ऊपर रहते हैं ओनरशिप के ऊपर। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 2 तरीके के होंगे, एक तो होगा स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो कि स्मॉल स्केल पर करा जाएगा, और एक होगा लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद में बल्क एंड वेट के ऊपर, ये वाला आपको थोड़ा, ये वाला जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा कि हैवी और जो लाइट इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि जिसके अंदर एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करनी है, उसी के साथ में कि उसका वेट कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्टील इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो स्टील का वेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा टन्स में होगा, तो ये किस में आती है, वो आती है हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर, जिनके अंदर की कैपिटल भी हाई लगती है और उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कॉस्ट लगती है वो भी हैवी लगती है, और उनका जो वेट होता है वो भी हैवी होता है और वो बल्कि होती हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये आती हैं हैवी इंडस्ट्री में। अब उसके बाद में बात करते हैं हर एक इंडस्ट्री की। जो सबसे पहली इंडस्ट्री आती है वो आती है आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसके अंदर की रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हम एग्रीकल्चर से लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, शुगर हो गया। अब इसमें आती है सबसे फर्स्ट आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉथ एंड क्लॉथिंग का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लॉथ मार्केट है पूरा, जिसकी डिजाइनिंग, प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक, वो सब आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और इसमें जो सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री आती है वो आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखो आपको इसमें याद क्या करना है। अब जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें आपको एक तो सबसे पहले याद करना है कि जो फर्स्ट मिल थी वो कब स्टैब्लिश हुई थी और कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी। तो जो फर्स्ट मिल स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1854 में मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी। फिर इसके बाद जो कॉटन प्रोड्यूस्ड कौन से मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है हैंडलूम से, एक होता है पावरलूम से, और एक होता है मिल से। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं। अब आप इसको पॉइंट्स में या तो पॉइंट्स में लिख देना, अदरवाइज अगर पैराग्राफ में लिखना चाहते हो तो आपको ये लिखना है कि द फर्स्ट टाइम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज स्टेबलाइज्ड इन 1854 इन मुंबई। ये हो गया हमारा फर्स्ट। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट पे लिख देना कि मेनली द कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 मेथड्स, जिसमें कि फर्स्ट मेथड है वो है हैंडलूम, फिर सेकंड मेथड है वो है पावरलूम, फिर थर्ड मेथड है वो है यहाँ पर माइल से प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसके बाद में इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर फार्मर्स एंड द कॉटन बॉल पल्कर्स। फिर इसके बाद में वर्कर्स भी एम्प्लॉय होते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस होती है, स्पिनिंग के लिए अलग हो गया, वीविंग के लिए हो गया, डाइंग के लिए हो गया, डिजाइनिंग के लिए हो गया, पैकिंग के लिए हो गया, टेलरिंग के लिए हो गया, स्वीविंग के लिए हो गया। तो इसी एक इंडस्ट्री से इतने तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और यहाँ पर वी आर हैविंग द लार्ज शेयर्स इन वर्ल्ड ट्रेड कॉटन यार्न। तो कॉटन यार्न का जो हमारा शेयर्स है वो है 1/4 इंडिया की बात करी जा रही है। यहाँ पर जो इंडिया का शेयर है बाहर की जितना हम प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं 1/4
पूरे विश्व से, ठीक है। अब उसके बाद में स्पिनिंग जो है वो महाराष्ट्र में ही क्यों है, महाराष्ट्र में ही कंसंट्रेटेड है। और फिर इसके बाद में जो वीविंग है वो हैंडलूम और पावरलूम होता है वीविंग में, मतलब यहाँ पर ही होती है वीविंग। फिर इसके बाद में इंडिया एक्सपोर्ट यान्स टू जापान को एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट ऑफ एंड दी कॉटन क्लोथ जो गुड्स हैं, कॉटन गुड्स यहाँ पर ये यान है, और कॉटन गुड्स होता है वो होता है यूएस हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, वहाँ पर क्या होता है कि इंडिया इंपोर्ट करवाता है। फिर इसके बाद में हम चलते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक वो है कि एक तो इसमें लो आउटपुट ऑफ लेबर है, ये सभी में कॉमन रहेगा। ये क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो है ये सभी में कॉमन रहने वाला है, आपको इसमें कॉमन रहेगा। फिर इसके बाद आता है कि मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, इसके लिए मशीनरी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है कि मशीनरी अपग्रेड होनी चाहिए। फिर इसके बाद में पावर सप्लाई इज इरेटिक, इरेटिक का मतलब होता है कि रेगुलर नहीं होती, कि इसमें पावर सप्लाई रेगुलर नहीं रहती, जिस वजह से एक इसके लिए ड्रॉबैक है, इससे इसकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। और इसका स्टिफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ में, सीधा कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है, और जिस वजह से ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। फिर इसके बाद में आती है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसमें भी वही बात है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि इंडिया क्या करता है। इंडिया इज इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट प्लस जूट गुड्स के साथ में, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इंडिया के बारे में क्या है, कि इंडिया उसके अंदर फर्स्ट है, सेकंड है, क्या प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद में फर्स्ट मिल कहाँ पर सेटअप हुई थी, वो हुई थी कोलकाता में, रिशारा में, जो कि हुई थी 1859 के अंदर हुई थी फर्स्ट टाइम पर स्टेब्लिश। और फिर इसके बाद में जो एक पॉपुलर क्वेश्चन है इसका, वो जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द मिल्स, जो कि यहाँ पर जूट मिल्स की बात करी जा रही है, कि मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन वही है कि एक तो इसमें चीप लेबर अवेलेबल है, फिर दूसरा कि यहाँ पर अर्बन सेंटर के पास में, जब कभी भी अर्बन सेंटर के पास में होगा तो क्या होगा, वहाँ से बैंकिंग भी आसानी से प्रोवाइड होगी, इंश्योरेंस होगी, पोर्ट फैसिलिटीज़ होगी, तो अर्बन के पास में है, ये हो गया सेकंड इसका फ़ायदा। फिर थर्ड फायदा क्या है कि गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज है, दैट मेक्स द ट्रांसपोर्ट ईजी एंड चीप। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से जो सारी मिल्स हैं वो हुगली रिवर के पास में सिचुएटेड हैं। फिर इसके साथ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इसके साथ में फर्स्ट चैलेंज तो ये आता है कि इसका स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटेंस, मतलब कि सब्सटीट्यूएंट्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा इसका स्टिफ कंपटीशन है। फिर इसका इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर कि ब्राज़ील आता है, इजिप्ट आता है, ये सब के साथ में इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत है, इसलिए जो जूट इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी कम ग्रो कर पाती हैं। अभी आता है शुगर इंडस्ट्री। अब देखिए शुगर इंडस्ट्री में क्या है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है बल्कि है और हैवलेज है, इन इट्स शोर कंटेंट रिड्यूसेस। अगर हम इसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करते हैं, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर लिया, तो इसमें क्या होगा कि जो सुक्रोज कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और फिर इसके बाद में इसकी जो लोकेशन है वो है कि यहाँ पर 60% ऑफ जो माइल्स हैं वो बिहार और यूपी में सिचुएटेड हैं। अब ये यहाँ पर जो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि जो शुगर मिल्स थी वो शिफ्ट हो गई थी साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से वेस्टर्न की तरफ, सॉरी साउथर्न स्टेट से नॉर्थर्न स्टेट की तरफ। अब ऐसा क्यों हुआ था, इसके होने के पीछे की सबसे पहली वजह थी कि वहाँ पर हाई सुक्रोज कंटेंट था। दूसरी रीज़न ये था कि वहाँ पर कॉरपोरेटिव बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, तो ये जो शुगर इंडस्ट्री है ये लाई करती है कॉरपोरेटिव सेक्टर में, तो वहाँ पर ही कॉरपोरेटिव की वजह से सक्सेसफुल हुआ। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि कूलर इन्वायरमेंट होता है, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है कि इंश्योर द लॉन्गर क्रशिंग सेशन। अगर जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना ज़्यादा इनको टाइम मिलेगा कि आराम से इसके अंदर प्रोसेस की जा सकते हैं, थोड़े टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। और इसके लिए चैलेंजेस क्या आते हैं, चैलेंजेस सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि इसमें सीजनल होता है। गन्ना जो होता है, मतलब शुगर केन जो होता है वो होता है सीजनल, की गर्मियों में चलेगा, फिर उसके बाद में सर्दियों में इसका प्रोडक्शन एकदम से जीरो हो जाता है। फिर इसके बाद में मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बायोफ्यूल इससे हो जाता है। फिर इसके बाद में ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ एन द प्रोडक्शन, वही पुराने वाला मेथड है। और फिर इसके बाद में ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द केन्स टू, मतलब कि एक तरीके से अगर डिले होता है ट्रांसपोर्ट तो वहाँ से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले होते हैं। देन फिर इसके बाद में आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करें तो आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है ये हैवी इंडस्ट्री में आती है। अब हैवी इंडस्ट्री में इसलिए आती है क्योंकि इसका जो फिनिश्ड गुड है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और बल्कि होता है, जिससे कि जो इसका हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, जिससे अब ये हैवी भी है, बल्कि भी है और इसका हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो सभी
के लिए हैवी लग रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री होती है ये होती है हैवी इंडस्ट्री। और उसी के साथ में इसके अंदर आयरन ओर का और जो कुकिंग कोल होता है और जो लाइमस्टोन होता है इनका जो रेशियो रहता है वो रहता है 4:2:1 रहता है। और उसके बाद में अगर बात करें छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पर ही मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्यों है इन सभी इंडस्ट्री की। तो देखो इसके पीछे का रीजन जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे 4 वही रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि चीप लेबर अवेलेबल है, तो वो एकदम से सही रीजन हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड है कि लो कॉस्ट ऑफ आयरन कोर है कि वहां पर आसानी से कोर अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट है कि हाई ग्रेड रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल हो जाता है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया थर्ड क्रूड प्रोड्यूसर है, क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस मतलब कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या होगा कि थर्ड प्रोड्यूसर है किसका, क्रूड स्टील का नहीं है, क्रूड स्टील का। और स्पॉन्ज आयरन का क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट चैलेंज होता है वो होता है कि यहाँ पर लो लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर काम नहीं करती इसमें। और इसके अंदर लो इंफ्रास्ट्रक्चर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर और यहाँ पर हाई कॉस्ट ऑफ लिमिटेड अवेलेबल टू कुकिंग कोल। तो यहाँ पर हाई कॉस्ट में अवेलेबल रहता है कुकिंग कोल की, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। देन फिर इसके बाद में आती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। और इसके यूजेस क्या होते हैं एल्यूमिनियम के यूजेस होते हैं यूटेंसिल्स, मतलब कि जो बर्तन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। फिर उसके बाद में वायर्स में, फिर उसके बाद में एयरक्राफ्ट में ज़्यादातर काम में लिया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है जिस वजह से इसको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि एक तो ये लाइट है और इसके ऊपर जंग नहीं लगता, तो ये स्टील का बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हो गया। फिर इसके बाद में गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है जिससे कि क्या होता है कि सारे के सारे यूटेंसिल्स बना लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में ये स्ट्रॉन्गर होता जाता है, इसकी स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीज होती जाती है जब इसको किसी और एलिमेंट्स या फिर किसी और मेटल के साथ में मिक्स करते हैं। देन फिर इसके बाद में ये पॉपुलैरिटी गेन करता गया क्योंकि ये सब्सटीट्यूट था स्टील का, कॉपर का, जिंक का और लेड का, इन सभी का एक ये सब्सटीट्यूट था। फिर इसकी जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर डिसाइड होती है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई मस्ट बी रेगुलर। जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसके लिए अगर लोकेशन की बात करें तो वो है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो होनी चाहिए उसके लिए रेगुलर, और जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में बॉक्साइट, जो है वो इसका रॉ मटेरियल है और इज यूज्ड इन स्मेंटर्स, इज एन दी वेरी बल्की एंड डार्क रेडिश कलर का रॉक होती है ये मतलब कि बॉक्साइट क्या होती है, एक रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। और एल्यूमिनियम प्लांटिंग प्लांट्स आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरल एंड तमिलनाडु, इन जगह पर ये हैं इसके प्लांट्स लोकेटेड हैं। अब इसके बाद में आती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें है कि प्रोडक्शन ऑफ एनी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स और एमोनियम सल्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है इन सभी का। और उसके साथ में आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो आती है वो आती है सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल होते हैं वो जरूर से याद होने चाहिए कि इसमें जो रॉ मटेरियल होंगे वो होंगे बल्कि और हैवी, इसमें रॉ मटेरियल होते हैं। और इसमें लाइमस्टोन होता है इसका रॉ मटेरियल, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिप्सम हो गया, ये सब होते हैं इसके रॉ मटेरियल। और इसका जो फर्स्ट प्लांट स्टैब्लिश करा गया था वो करा गया था 1904 में, वो चेन्नई में करा गया था। और सीमेंट इज मेनली यूज्ड इन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में काम में लिए जाते हैं, घर के, फैक्ट्रीज के, हर जगह पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें सीमेंट काफ़ी ज़्यादा काम में ली जाती है। और इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, हैविंग द सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। तो यहाँ पर ये जो इसका सबसे बड़ा मार्केट है वो यहाँ पर किस में है, गुजरात में है, क्योंकि वहाँ से आसानी से गल्फ कंट्रीज से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकता है जिससे कि ट्रेड इंक्रीज होगा। ये यहाँ पर जब कभी भी ट्रेड इंक्रीज होता है वहाँ पर ही इनकी स्टैब्लिश करी जाती है इनकी लोकेशन को, ताकि सबसे कम मिनिमल कॉस्ट आए और इनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। फिर इसके बाद में आता है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के पीछे के रीज़न क्या है, एयर पोल्यूशन जो होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। और इससे क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके जो सोर्सेज है जिनकी वजह से ये होता है वो है एक तो केमिकल और पेपर इंडस्ट्रीज, और उसके बाद में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड स्मेल्टिंग जो प्रोसेस हैं इनकी वजह से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉल्यूशन आता है वो आता है वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन जो है वो होता है इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल सब्सटेंस की वजह से। अब इसके पीछे के कॉजेज होते हैं कि एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है इसमें, जिसमें कि सोर्सेज हैं वो हैं इसके कि पेपर हो गया, पल्प हो गया, केमिकल जो टेक्सटाइल हो गया, इन सभी जो इंडस्ट्रीज हैं इनसे जो वेस्ट होता है वो सीधा पानी में जाकर के मिलता है, जिस वजह से पानी गंदा हो जाता है और जिससे कि एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
फिर इसके बाद में आता है थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या है, देखो इसको ध्यान से सुनो। थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है कि जब कभी भी बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर वाटर को क्या किया जाता है, एक्सट्रीमली हीट किया जाता है। जब वाटर को एक्सट्रीमली हीट करते हैं तो उसको ठंडा किए बिना ही सीधा पानी में डाल देते हैं। जब उसको ठंडा किए बिना ही सीधा पानी में डाल देते हैं तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती है। और यहाँ पर अब इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि व्हेन वाटर फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड द फैक्ट्रीज ड्रेन इनटू अ रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। तो ये है इसका सबसे बड़ा मेन रीजन। और इसके पीछे के जो सोर्सेज हैं वो हैं एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और फिर उसके बाद में वेपन प्लांट है जो कि इसके पीछे के सोर्सेज हैं। और इससे इफेक्ट क्या होता है, इससे कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है और मिस कैरेज हो जाते हैं, ये होते हैं इसके डिफेक्ट। फिर इसके बाद में नॉइस पॉल्यूशन की अगर बात करें तो नॉइस पॉल्यूशन में होते हैं सोर्सेज। नॉइस पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हो गए, जनरेटर हो गया और ड्रिल मशीन्स हो गई, ये सब है नॉइस पॉल्यूशन जिनसे कि नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फिर इसके बाद में आते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है। नॉइस पॉल्यूशन के जो कॉजेज हैं वो है एक तो हियरिंग के हो गया है, इसके मतलब कि हियरिंग की प्रॉब्लम होती है। फिर इसके बाद में इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाती है, कई लोगों को इतनी तेज आवाज़ होती है तो कईयों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है। इसको कंट्रोल करने के लिए 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि रिवाइजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। फिर जो सेकंड पॉइंट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर तो थर्ड पॉइंट है कि ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीज, कि उसको ट्रीटमेंट किया जाए पूरे का, कि जैसे कि आप अगर वाटर रिलीज कर रहे हो तो उसकी पहले पूरी जांच करो, उसको सही ढंग से कि आप सही कीजिए ताकि अगर आगे कभी भी डिस्चार्ज हो तो उससे कोई भी एक्वेटिक लाइफ या फिर कोई भी ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो हमारा आता है नया चैप्टर आता है वो आता है कि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब इसमें क्या होगा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसमें होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द लाइफ लाइन होते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही एक देश की लाइफ लाइन होते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है रोडवेज। अब देखो रोडवेज में क्या होता है कि रोडवेज जो ओवरऑल इंडिया के अंदर जो रोड है जिनका किलोमीटर है वो है 554.8 लाख, मतलब कि 5.4 मिलियन किलोमीटर्स की रोड है। अब इसके एडवांटेज क्या है, रोड की अगर बात की एडवांटेज की अगर बात करें तो वो होता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है रेलवेज के कंपैरिजन में। ये तो है नहीं कि आप लोगों को एक छोटा सा डिस्टेंस जाना है कि आपको घर से लेकर के दुकान तक जाना है। अब ये तो होगा नहीं कि या तो आप अपनी रेलवे से चल जाएंगे कि आप लोगों के घर के आगे लगा दिए कि हाँ भैया इनको किराने की दुकान पर जाना है तो इनके घर के आगे एक रेलवे की लाइन बिछा दो कि ये ट्रेन से आएंगे जाएंगे, या फिर इनके हेलीकॉप्टर लगा दो कि ये हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, आइडियल ट्रैवल होता है और डोर टू डोर सर्विस होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रोवाइड्स एंड लिंक टू अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अगर आपको अगर ट्रेन में जाना है तो अब ये नहीं होगा कि आपको सीधा ही ट्रेन में बैठ जाओगे जाकर के। अगर एरोप्लेन में जाना है तो ये नहीं कि छत पर गए और फिर ऊपर हाथ कर लिए और सीधा हम एरोप्लेन में चले जाएंगे, नहीं, हमें वहाँ तक जाने के लिए क्या काम में लेना होगा, वो लेना होगा रोड को काम में लेना होगा। इसलिए यहाँ पे हमें रोडवेज को काम में लेना होता है। और ये यहाँ पर क्या करती है कि लिंक करती है मार्केट को, इंडस्ट्रीज को, सभी को, कंज्यूमर्स को एक तरीके से जो मार्केट करती हैं, मतलब कि सभी को जोड़ने का काम करती हैं, वो करती हैं रोड्स। और ये चीप होती हैं, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती हैं। फिर इसके बाद में जो आता है कि इनकी डिसएडवांटेज क्या है भैया, इसके डिसएडवांटेज है कि वो है अनमेंटल्ड रोड होती हैं और डिसरेस्पेक्ट होता है ट्रैफिक रूल्स का, कि अगर कहा जाए कि आपको रेड लाइट के ऊपर रुकना है तो कई के लोग क्या करते हैं कि उसमें रेड लाइट की जगह पर रुकेंगे नहीं, जब रेड लाइट होगी जानबूझ के जाएंगे, उनको जल्दी नहीं है फिर भी जानबूझ के जाएंगे, तो ये डिसरेस्पेक्ट होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो रोड होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक ट्रैफिक होता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि अगर आपको सुबह 10 बजे जाना है, 10 बजे पहुंचना है और अगर आप 7 बजे निकले और बीच में ट्रैफिक मिल गया तो आप 2 से 3 घंटे लेट हो सकते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फिर इसके बाद में इससे एयर पॉल्यूशन होता है और जो एक्सीडेंट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं ट्रैफिक की वजह से, और जो रश ड्राइविंग होती है उसकी वजह से इंक्रीज होते हैं एक्सीडेंट। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद होना चाहिए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होते हैं कि 4 स्टेट्स हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। इसमें 6 लेन सुपर हाईवे है जिसकी लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर। फिर इसके बाद में आता है कि नॉर्थ साउथर्न कॉरिडोर जो है, अब अगर बात करें तो नॉर्थ साउथर्न कॉरिडोर है, इसमें श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक जो है रोड, उसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो यह यहाँ पर सिलचर जो कि आसाम से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक है,
और अगर बात करें नेशनल हाईवेज की, तो नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो पार्ट ऑफ कंट्रीज की जगह, जैसे कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करने का काम करते हैं, और ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं। और ये मेंटेन कौन करता है, इनको करता है CPWD। CPWD की फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, जो कि इनको मैनेज करती है, इनको ही बनाती है, इनके मेंटेनेंस वगैरह का काम CPWD का होता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि शेरशाह सूरी जो मार्ग था उसको NH1 कहा जाता है, जो कि दिल्ली से अमृतसर का था। फिर इसके बाद में स्टेट हाईवेज की बात करें तो स्टेट हाईवेज जो होते हैं वो स्टेट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम करते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है PWD की हेल्प से, मतलब कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की हेल्प से। फिर इसके बाद में जो आता है डिस्ट्रिक्ट जो हाई कोर्ट होते हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जो हाईवे होते हैं वो जो मेंशन होते हैं वो किससे होते हैं, जिनको कि मेंशन करा जाता है वो करा जाता है जिला परिषद से। और जो गांव वाले होंगे, मतलब कि जो लोकल हाईवेज होंगे वो कौन मेंटेन करता है, वो करेगी यहाँ पर जो कि गांव की क्या होती है, पंचायत इनको मेंटेन करती है। फिर इसके बाद में आता है जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है यहाँ पर रोड डेंसिटी। अब रोड डेंसिटी क्या होता है, रोड डेंसिटी वो होता है कि कितनी लेंथ है रोड की पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो एरिया है इसमें कितनी रोड होंगी। तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रोड हैं वो है केरल में, केरल के अंदर है 517.77 किलोमीटर रोड हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर बात करें सबसे कम की तो वो है जम्मू कश्मीर में, जो कि बस 12 किलोमीटर है 100 किलोमीटर में। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारे यहाँ पर रेलवेज। अब देखो रेलवेज के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहला जो रेलवे था वो कहाँ बना था और कहाँ से कहाँ तक था। जो फर्स्ट रेलवे था वो था यहाँ पर 1853 में फॉर्म हुआ था, मुंबई से लेकर के थाने तक। और इसके अंदर क्या हुआ था कि जो मुंबई से थाने तक था और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है रेलवेज की वो है 66,030 किलोमीटर। और अगर वहीं पर ही बात करें रोडवेज की तो उनकी है 5.4 मिलियन, मतलब देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इनकी लेंथ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है कि बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री इज वेल एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इससे जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर को एक बूम मिलता है रेलवे की वजह से। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो रिवर है वो ऑब्स्टेकल की तरह काम करती है। अगर मान लो कि रेलवे बिछानी है तो सबसे बड़ा सिरदर्द जो होता है वो होता है ब्रिज बनाने का। सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी इसी में लगता है और सबसे ज़्यादा डर भी इसी बात का ही होता है कि कहीं ब्रिज बह ना जाए। फिर इसके बाद में हिमालयन जो माउंटेन्स होते हैं उन रीजन के ऊपर जो अनफेवरेबल कंस्ट्रक्शन होता है, टेरेन्स होते हैं, वहाँ पर इनकी जो मतलब कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि पहाड़ है, वहाँ पर रेलवे नहीं बिछाई जा सकती, वहाँ पर रोड को ही काम में लिया जाएगा। और एक ऐसी जगह जहाँ पर कि पॉपुलेशन कम है वहाँ पर नहीं लगा सकते। कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन मात्र अगर 500 से 700 लोग हैं तो वहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाएगी, तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है। फिर इसके बाद यहाँ पर सैंडी प्लेन जो रेलवे लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। राजस्थान के अंदर पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ पर राजस्थान के अंदर क्या है, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान के अंदर अगर रेलवे लाइन को बिछाना है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर इसके बाद में मैनी पैसेंजर ट्रेवल्स विदाउट टिकट, जिस वजह से रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और जो पीपल अननेसेसरीली चैन को खींच देते हैं, मतलब कि कोई काम नहीं ऐसे ही हमने तो बाहर देखने के लिए चैन को खींच दिया, तो ऐसे वजह से जिस वजह से रेलवे को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। और ये एक्सपेंसिव होती है जिससे कि हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है रोडवेज के कंपैरिजन में। एक अगर बात करें कि 1 किलोमीटर जो रेलवे लाइन को बिछाने में जो कॉस्ट आता है वो करीब करीब 20 CR आता है, मतलब कि 20 करोड़ रुपीज़ आता है 1 किलोमीटर तक रेलवे लाइन को बिछाने में। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन की बात करें तो जो ट्रांसपोर्टिंग होती है क्रूड ऑयल की या फिर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल गैस होती है, एक मतलब कि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पाइप होती हैं, जो रोड होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, उनके पास में कैसे लंबी लंबी सी पाइपें होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि ऑयल और पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्ट होता है। और इससे कि सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है कि बस आपको उसको सैलरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। और इसके अंदर जो इनिशियल कॉस्ट तो हाई रहती है, पर उसके बाद में इसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मिनिमल होता है कि आपने एक बार पाइप बिछा दी, अब पाइप बिछा दी तो अब उसके बाद में अब आप चाहे से इसमें कितना भी भेजो, कुछ भी भेजो, इसके अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। और इसमें सबसे बढ़िया जो बात है कि इसमें कोई भी डिले नहीं होता, कि अगर आप कोई को सामान भेजना, आप किसी को पेट्रोल या फिर डीजल भेज रहे हो तो उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगी, आप जिस टाइम पर भेजोगे उसी टाइम पर ही वो पहुँच जाएगा।
फिर इसके बाद में अगर बात करें तो नेटवर्क की, नेटवर्क जो है वो है अब एक तो अपर आसाम से लेकर के नागपुर तक का, और जो दूसरा है वो है गुजरात से लेकर के जालंधर तक का। फिर इसके बाद में आते हैं वाटरवेज। अगर वाटरवेज की बात करें तो वाटरवेज के अंदर जो है वो है कि चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो होते हैं वाटरवेज, और ये फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और इनकी जो इको फ्रेंडली होती है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम पॉल्यूशन करते हैं और ये सुटेबल रहते हैं कैरिंग हैवी लोड एंड बल्की गुड्स को ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं, इसीलिए इनको काम में लिया जाता है। फिर जो सबसे पहला और सबसे नंबर 1 मतलब कि नंबर 1 जो नेशनल वाटरवे है वो है यहाँ पर गंगा रिवर से लेकर के इलाहाबाद और हल्दिया तक जो है वह है 1620 किलोमीटर का, और इसकी डिटेल्स आप पेज नंबर 85 पर जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि 5-6 नाम हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा मेजर सी पोर्ट कहाँ कहाँ पर है। अब मेजर सी पोर्ट की अगर बात करें तो जो कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमीटर की, और इसमें 13 मेजर पोर्ट हैं और 183 माइनर पोर्ट हैं। और इसमें जो सबसे फर्स्ट जो पोर्ट था वो था कांदला का, जो कि प्रेजेंट है कच्छ में, गुजरात में प्रेजेंट है, जो कि फर्स्ट टाइम बना था इंडिपेंडेंस के बाद में। देन फिर इसके बाद में मुंबई पोर्ट की अगर बात करें तो जो मुंबई पोर्ट है वो बिगेस्ट और नेचुरल हार्बर है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट से भी जाना जाता है, और ये हब पोर्ट है इस रीजन का। फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पर ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट की अगर बात करें तो वो है चेन्नई पोर्ट, जो कि सेकंड जो ट्रेड होता है सबसे ज़्यादा वो इसी पोर्ट से होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड जो है वो है यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि है यहाँ पर आउटलेट, जिससे कि यहाँ पर होता है कि जो आयरन का एक्सपोर्ट होता है वो इसी से ही होता है। फिर इसके बाद में आते हैं एयरवेज। तो एयरवेज के क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये है कि एयरवेज जो हैं ये फास्ट होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, प्रेस्टिजियस होती हैं, उसी के साथ में एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए इसको हर कोई काम में नहीं ले सकता। और जो ये काफ़ी जो जैसे कि जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको भी आसानी से कर लेती, क्योंकि हवा में उड़ना, इनको कौन सा नीचे चलना, और ना तो इनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये जो है एक तरीके से इसका अच्छा फीचर भी है, लेकिन इसका जो बुरा फीचर है कि ये एक्सपेंसिव होती है और इसकी स्टार्टिंग की जो कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। देन फिर इसके बाद में बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कन्वेइंग मैसेज जो होता है कि आप एक तरीके से किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हो, वो होता है कम्युनिकेशन। और जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है वो सबसे बड़ा सिस्टम है वर्ल्ड में, और इसके अंदर फर्स्ट क्लास मेल्स के अंदर आप कार्ड्स और एनवेलप को भेजते हैं, सेकंड क्लास मेल के अंदर बुक हो गया, पैकेट्स हो गया, वो सब सेकंड क्लास मेल में आते हैं। और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों के साथ में लार्ज स्केल के ऊपर जब कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडिया को कन्वे करते हैं, वो होता है मास कम्युनिकेशन। और इसका एग्जांपल है रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सिनेमा हो गया, ये सब क्या हो गया कि मास कम्युनिकेशन के पार्ट हो गए। और पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप एक्सचेंज ऑफ आइडिया करते हैं कोई भी दो आदमियों के बीच में, कि मतलब एक भेजेगा और दूसरा सुनेगा, तो ये जो होता है ये होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे कि लेटर हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, फैक्स हो गया, ये सब क्या है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।